नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट बैठक बुलाई है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो मौजूद हैं। कई राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के सीएम भी इस बैठक में मौजूद, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद। महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली से निर्मला सीतारमण ने प्री बजट पर बैठक बुलाई है और इस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां पर मौजूद। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के विज्ञान भवन की, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट बैठक बुलाई है और इस बैठक में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं, जो कि प्री बजट पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। और इस बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली के विज्ञान भवन से आप देख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट पर बैठक बुलाई है। बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में प्री बजट पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। तमाम प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि स्कूलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूलों में लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। स्कूलों में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। अभी स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। मौसम के अनुसार ही लिया जा सकता है आगे फैसला। सर्दी बढ़ने पर छुट्टियों को लेकर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के साथ ये भी उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो कर्मी हैं उनको वैक्सीनेशन के साथ ही एंट्री मिलेगी। और स्कूल बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्कूल अभी बंद नहीं होंगे। जिस तरीके से चल रहे हैं कोरोना नियमों का पालन करते हुए वो ऐसे ही चलेंगे और आगे ठंड बढ़ने पर स्कूल बंद करने पर विचार किया जाएगा। तैयारी तो सरकार की पूरी है। जो कोरोना के दौरान हमने सारा काम किया तो उसी प्रकार से इसमें भी हमने तैयारी पूरी कर रखी। और चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे बेड की है, तो सभी चीजें। और जो मापदंड निश्चित किए गए थे कोरोना काल में, जो सुरक्षा के लिए मापदंड निश्चित किए थे, उन सभी का पालन किया जा रहा। सारे स्कूलों में उसका पालन किया जा रहा। अभी जो केस आए वो तीन के करीब केस हैं अभी सारे। तो मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में भी कोई बहुत बड़ी संख्या में इतने केस नहीं है। अभी कुल मिला के सुरक्षित है। लेकिन जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पे पूरा ध्यान देना, उनका पालन करना, ये हमारी सबकी ड्यूटी है। हम सब उनका ध्यान रखें। स्कूलों में किस प्रतिशत कर्मियों को नहीं लगी है वैक्सीन, इस पर उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेशन के साथ ही एंट्री लें। साथ ही साथ उन्होंने स्कूल बंद करने के सवाल पर कहा कि स्कूल अभी बंद नहीं किए जाएंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे।
चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जिले के आमजन की सुरक्षा और बचाव को लेकर डीसी यशेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए सुझाव मांगे और आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि परेशानियों का यहां पर सामना न करना पड़े और आमजन सुरक्षित रह सकें। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी बैठक थी, तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आप के संज्ञान में भी होगा, उसको कैसे मैनेज करना है रेवाड़ी जिले में और उसके लिए कैसे एनफोर्समेंट करना है। जो राज्य सरकार के निर्देश हैं अभी 24 दिसंबर को आए हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से चल रही है, तो वो आज सब रिव्यू किया है। और इसी प्रकार जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज एमसीज हैं, और जो दूसरे अधिकारी हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, वो इस सब को एनफोर्स कराएंगे। और ताकि हम ज़िले को, अभी तक जैसे हमारा ज़िला इस तरह के केसेस से बचा हुआ है, तो आगे भी हमारा ये प्रयास है कि इस प्रकार के केसेस हमारे ज़िले में ना आए। इन्होंने कोविड रोधी वैक्सीन में 8,40,546 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों का आह्वान किया कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान के तहत जिले के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। वहीं डीसी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि कोरोना के संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहनकर रखें, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखिए जी, टोटल ज़िले में रिव्यू के बाद से और पिछले 1.5-2 महीने में आप लोगों के सहयोग से और सभी रिलीजियस एंड सोशल लीडर्स के सहयोग से कुल 8,34,000 डोज लग चुकी है, जिसमें से 6,53,000 के आसपास जो है वो फर्स्ट डोज है। तो उस हिसाब से हमने लगभग आबादी को कवर किया है। अब किसी वजह से दूसरी डोज में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि वो क्रिटिकल समय जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। बचाव का एकमात्र तरीका है दोनों डोज लगवा लेना। कोवैक्सीन की सेकंड डोज ड्यू हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों में इसके बारे में खुशफहमी है या वो नेग्लिजेंट हैं, सुस्त हैं, लेकिन इसको हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। सेकंड डोज लगने के बाद ही थोड़ा बहुत सुरक्षा की गारंटी बनती है। वहीं नरवाना में 24 वर्षीय मोहित गोयल की मौत पर विवाद लगातार जारी है। इसके चलते आज लगातार तीसरे दिन भी परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ शहर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। आप देख रहे होंगे 24 वर्षीय मोहित गोयल की मौत पर विवाद लगातार चल रहा है। इसके चलते आज लगातार तीसरे दिन भी परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ शहर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। मोहित गोयल की मौत पर विवाद लगातार जारी है। तीसरे दिन भी परिजनों ने धरना किया और डॉक्टरों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मोहित के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत नगर निगम में सफाई को लेकर सोनीपत में मेयर और
नगर निगम के अधिकारी धरातल पर उतर गए हैं। आज सोनीपत के सेक्टर 23 में सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सोनीपत नगर निगम के सभी अधिकारी और सोनीपत नगर निगम मेयर ने लोगों को जागरूक किया और जानकारी दी कि इनका मुख्य मकसद लोगों को जागरूक करना है और सोनीपत नगर निगम की सफाई रखना है। सोनीपत शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर एक बड़ी गंभीर स्थिति चल रही है, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से। तो आज अगर आप हालात देखो, सेक्टर 23 के अंदर भी कूड़ा भी है, कचरा भी है, पेड़ के जो पत्ते हैं पुराने वो भी हैं। आप जिस तरह देख सकते हो आज जो सफाई अभियान चलाया गया, सब चीज़ को ध्यान देते हुए, और साथ में सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस प्रोग्राम है कि भाई गीला और सूखा कचरे को लेकर, और जो हर घर से सरचार्जेस लिए जाते हैं उसके लिए, और नुक्कड़ नाटक भी करवाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस हो। कूड़े के 3 कंपोनेंट हैं डिस्पोजल के। पहला वहीं चरखी दादरी के रोज गार्डन में कर्मचारी महासंघ ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का आयोजन कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान रणवीर गहलोत के अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रधान ने बताया कि फरवरी तक सभी जिलों में हमारे दौरे हैं, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के सामने हमारे ज्वलंत मुद्दे रखेंगे। अगर उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया तो हम हड़ताल भी कर सकते हैं और धरना भी देंगे। मुख्यमंत्री ने हमारे कुछ मुद्दों पर सहमति जताई थी जिन्हें आज तक लागू नहीं किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर प्रदेश की, ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इस बात का अंदाजा गांव पाबड़ा के विशालकाय तालाब ढाब को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके ऊपर 3.5 करोड़ का बजट खर्च किया गया है। इसी मुद्दे पर और इसी तालाब को लेकर आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि राजेश ढिल्लो से खास बातचीत की हमारे हिसार से अनूप कुंडू ने। एक बड़े गांव पावड़ा में, पावड़ा पंचग्रामी पावड़ा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये गांव का बड़ा तालाब है जिसको ढाब तालाब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा सरकार की जो स्कीम है उसके तहत इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मंजूर की गई है। इसका नवीनीकरण किया जाएगा, इसका कायाकल्प किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 से 15 एकड़ में ये विशालकाय तालाब है। यहाँ पर खुद हमारे साथ गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजेश हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हर खबर हरियाणा में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव का तालाब है इसमें कितनी राशि किस स्कीम के तहत आई है, इसके बारे में बताइए। अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की थी, मॉडल पॉन्ड करके। हमारी ग्राम पंचायत ने उस स्कीम में पूरा प्रयास किया, सरकार के साथ तालमेल करके अधिकारियों के साथ। इसका हमारा लगभग 3.5 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन दी गई और जिसका टेंडर हो चुका है और उसी का ये काम आज शुरू हो चुका है। क्या क्या काम हो रहे हैं इसमें? सबसे पहले डी वाटरिंग की जाएगी, पूरे पॉन्ड का जो गंदा पानी है कई सालों से उसको बाहर निकालेंगे, और उसके बाद इसकी खुदाई होगी। खुदाई के बाद में साथ में बरम बंधाई वगैरह बड़े अच्छे ढंग से, प्लांटेशन जैसे अनेक कार्य किए जाएंगे। घाटों का निर्माण भी इसी में शामिल है। इसके साथ जो लगती है आपके गांव की धरोहर है, कुएं हैं, मंदिर है, उसके लिए भी कार्यक्रम? देखिए, मैं तो बल्कि सबसे पहले तो आपको ये और एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे हर गांव में ऐसी बहुत सी धरोहरें हैं और जिनकी संभाल बहुत ज़रूरी है। उसी के निमित्त भी ये कार्य है, और इसके जैसे ये काम चलेगा स्टेजेस में, तो इन धरोहरों को सबकी रख रखाव के लिए साथ में मिट्टी लगाना, इनकी रिपेयरिंग करवाना, पेंट आदि जैसे अनेक काम होंगे। और मैं तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारे हल्के से मंत्री श्री अनूप दानव जी का भी विशेष तौर पर आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा राशि अपने गांव पावड़ा के लिए उन्होंने करवा के में दी। तो कितने दिन में इसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा और कब तक कंप्लीट करते हैं? हम अधिकारियों के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ तालमेल में है, हमारे गांव की कमेटी पूरी, और हमारा लक्ष्य है कि मार्च से पहले फर्स्ट फेज जो है ये पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए, गांव पावड़ा के जो सरपंच प्रतिनिधि राजेश थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 3.5 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा
तालाब के नवीनीकरण के लिए दी गई है और यहाँ पर जो भी उनकी धरोहर है, चाहे कुएं हैं, चाहे मंदिर है, उनको भी बिल्कुल साज सज्जा के साथ दोबारा से तैयार किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से विकास कार्यों के लिए ग्राम में, हर गांव में पैसा भेज रही है, वो भी अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और उनका ये प्रयास है कि गांव में जितनी भी धरोहर है उनको संवारा जाए और उनको इस तरह से बनाया जाए कि दूर दूर से लोग देखने तक यहाँ पर पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञात रहे कि इस प्रकार की धरोहर हमारे गांव में रही है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। चलिए अब खबर पलवल से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स जो है वो घायल बताया जा रहा है। पलवल के गांव फुलवाड़ी के नजदीक सड़क हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है, जबकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 मृतकों और घायल की पहचान हो चुकी है। इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में पलवल से और होडल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी उसमें किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो घायल थे उनको अभी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे जो 3 हैं उनको क्या नाम है, मर्द घोषित कर दिया गया है। जो ट्रक जो जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी ड्यूटी करा दी गई है और उसके लिए 3 भेज दी गई। वहीं करनाल के नगर निगम के एसई दफ्तर में पैसे लेने के मामले में लगातार अब कई अपडेट आ रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने करनाल के नगर निगम एसई दीपक किंगर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि एसई दीपक किंगर के दफ्तर में ही पैसे लेन देन का काम चल रहा था, जिसके चलते प्राथमिक जानकारी यही सामने आई है कि इस दफ्तर में रिश्वत चल रही थी। वहीं एसई दीपक किंगर के पीए विकास शर्मा को टर्मिनेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया है उसमें विकास शर्मा पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में उन लोगों के बयान भी दर्ज करेंगे जो पैसे दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे तफ्तीश के दौरान इनको गिरफ्तार किया। सर और कोई भी इन्होंने क्या मांग की थी? और कोई भी सर इन्होंने क्या मांग की थी? अभी इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है। अभी फिलहाल इन दोनों की संलिप्तता मिली है। इसको अभी हम कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा है कोर्ट से। और इस रिमांड के दौरान कौन कौन इसके साथ है और साथी कौन है, कितने करोड़ रुपए? क्या विदेश से भी कॉल आती थी सर? विदेश से भी कॉल आती थी? विदेश से, ये विदेश जो नंबर है जो एससी साहब ने कंप्लेंट में हमें दिया था, ये नंबर एक्चुअली विदेश का ही है और इस नंबर को यूज करने के लिए विदेश से लिया हुआ था। वहीं से ये ओटीपी वगैरह करके वहाँ से व्हाट्सएप चलता है। कितनी रिश्वत मांगी थी इसमें? और ये इसी नंबर को हमने ट्रेस किया। इसमें नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर करनाल में भी नो मास्क, नो सर्विस, नो वैक्सीन, नो एंट्री की पॉलिसी लागू की गई है। ये नियम सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता के लिए होंगे। इस पॉलिसी के हिसाब से बिना मास्क और बिना वैक्सीन के एंट्री नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि सरकारी संस्थानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये फैसला करनाल जिला प्रशासन ने लिया है। करनाल के जिला सचिवालय में जिला प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 जनवरी से बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री पर पाबंदी लागू होगी। वहीं इस दौरान नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर भी चर्चा की गई है। डीसी निशांत यादव ने एक के बाद एक कर के अलग अलग स्तर के लोगों से मीटिंग कर विस्तृत जानकारी साझा की।
ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का भी जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। करनाल में भी एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस सिलसिले में सरकार ने 24 तारीख को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आगे किस तरीके से सुरक्षित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये जो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो जारी हुए थे। अभी हमने आपकी ब्रीफिंग से जस्ट पहले संबंधित जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, होटल, रेस्टोरेंट, उन सबको हमने इन प्रोविजंस के बारे में बताया है और उनकी मीटिंग ली है। मुख्य जो बातें बताई गई है वो मीडिया के साथी आज आप सारे हैं तो इनके थ्रू जितने भी करनाल वासी हैं सबको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि नाइट मूवमेंट्स जो हैं वो 11 बजे के बाद रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है आने वाले आजकल में सरकार ये समय में तब्दीली करके और पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करे। स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की आपदा को, संभावित थर्ड वेव को निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की हमारी कवरेज, जो हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। करनाल में हम बार बार कहते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी है, परंतु वो उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि सेकेंड डोज जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट करें। जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगी हमारी इम्यूनिटी उसको कोविड को फाइट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आने वाले जो वीक है या कंटिन्यूस उसमें बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स, हम लगभग 150 के लगभग हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं। अब उसको और भी ज़्यादा हम डोर स्टेप पे हमने जितनी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो कहीं से भी हमें कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट 24/7 जब भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी कि हमें शाम को लगवानी है, हमें सुबह लगवानी है, हमारी टीम वो उस सारी चीज़ों को कवर करेगी। सरकार की गाइडलाइन थी तो उसके संबंध में हमने आपको विस्तृत तौर पर बताया है। हमारा इस समय पुलिस के मुख्य तौर पर यही कार्य है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाए और चालान किए जाए। अभी हमारा लगभग हम 50-60 चालान प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कल से हम इस संबंध में और ज्यादा सख्ती करेंगे और कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थलों पर बगैर मास्क के पाया जाता है तो जो भी चालान होना चाहिए उसका हम तुरंत करेंगे। साथ ही जो डीसी साहब ने भी जो गाइडलाइंस का जिक्र किया, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही लोग अवेयर हो इस संबंध में और जो भी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसमें भरपूर सहयोग करें। वहीं तो शाम में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर कोरोना पर कंट्रोल पाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने तो शाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह चौक पर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के चालान काटे, साथ ही कई गाड़ियों के भी चालान काटे। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वो बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें और जब भी बाहर जाएं तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें और अगर कोई कोरोना नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो अभी ये ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई हैं उनमें सख्ती के आदेश हुए हैं, जिसके तहत हम करीब यहाँ पे 1 दर्जन चालान कर चुके हैं और लोगों को चालान करने के साथ साथ जागरूक भी कर रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उनमें अपना जो ज़रूरी कार्य हैं तो ही अपने घर से निकलें और पब्लिक गैदरिंग्स में जाएं। वहीं मुडलिया निवासी लक्ष्मण सिंह यादव और यहां पर जनकराज सैरनवास ने पत्रकारों से बातचीत कर गांव सैरनवास और सुमाखेड़ा में सरप्लस 367 एकड़ जमीन का कब्जा लॉटरियों को दिलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली परिवारों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर जमीन को गलत ढंग से अपने और अपने परिचितों के नाम करवाया है। ऐसी की शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन जांच नहीं हो रही है और लोग काफी परेशान हैं और साथ ही साथ इसकी शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी जांच के नाम पर सिर्फ खेल चल रहा है। परिवारों की तो 3-3 पीढ़ियां इंतजार कर चुके हैं, लेकिन जांच का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे दर्जनों परिवारों को अपनी ही जमीन का हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से गरीबों की हक में लड़ाई लड़ी जा रही है और ये जारी रहेगी।
मरला पे तो हमारा इंतकाल चला हुआ आ रहा है, लेकिन कब्जा अभी तक धरातल पे नहीं मिला है। और 32 कनाल ज़मीन जो चंद्रो डॉटर ऑफ जयदयाल के नाम इन्होंने करके और हमारे से 32 कनाल रद्द कर दी। हमने SDM साहब के कोर्ट में केस किया हुआ है, जो नेक्स्ट डेट हमें को 18 जनवरी दी हुई है कि भाई हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आज सरप्लस भूमि के बारे में हम बुलाए गए हैं। सरप्लस भूमि में मेरी माता का नाम 91 कनाल 6 मरला जमीन नाम है। 46 कनाल 6 मरला की मैं तमाम किस्त भर चुका हूँ। इंतकाल मेरे नाम है। कब्जा मेरा नहीं, मौके का कब्जा मेरे पास नहीं है। 45 कनाल मेरी जमीन कैंसिल कर चुकी है गवर्नमेंट। इन दिनों स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। वहीं रेवाड़ी के जिले भर में 134A के तहत कुल 2151 बच्चों का पहली सूची में दाखिला किया जाना है, जिनमें विभाग के पोर्टल पर 89 विद्यार्थियों के दाखिले कंफर्म हो चुके हैं। वहीं यहां पर आपको बता दें कि यहाँ पे DC यशवेंद्र सिंह ने कहा कि नियम 134A के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में निजी स्कूल किसी प्रकार की देरी न करें और बच्चों का दाखिला करवाना सुनिश्चित करें, ताकि अभिभावकों और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जिला सचिवालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक 134 में राज्य सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसके अतिरिक्त उपायुक्त जिसके चेयरपर्सन है, और जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी, ये बाकी लोग इसमें सदस्य हैं। तो ये लोग अब स्कूल में एडमिशन्स कराना, जो वेरिफिकेशन है इनकम की, वो केसेस, और जिन लोगों में कोई संशय नहीं है और जिनकी वेरीफाइड इनकम है, उनको एडमिशन कराना इंश्योर करेंगे। काफ़ी दिन से नियम 134 के दाखिलों के लिए बच्चे उपायुक्त कार्यालय में क्लासें लगा रहे थे। उस पर आज डीसी साहब ने हमें 4:30 बजे बुलाया था मीटिंग के लिए, और साथ में दूसरे अधिकारियों को, तहसीलदार को, शिक्षा विभाग को, अन्य अधिकारियों को भी साथ में बुलाया था। उनमें आज काफ़ी निर्णय हुए कि प्रत्येक स्कूल में जिनमें दाखिले होने हैं, उनमें शिक्षा विभाग की तरफ से 2 टीचर या प्रिंसिपल जाएंगे और उन बच्चों के दाखिले कराएंगे। और उससे पहले हमने एक डिमांड और रखी कि कुछ बच्चों के दाखिले इसलिए मैंडेटरी पहले हैं कि 9th और 10th क्लास, 11th क्लास है, उनके बच्चों के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा होने हैं और उनकी लास्ट तारीखें हैं, इसलिए उन बच्चों के कल से प्रायोरिटी के ऊपर दाखिले पहले होंगे। उसके बाद में कुछ नियम 134 के आवेदन जो हैं, उनके आय का सत्यापन होना है, और जिनका सत्यापन का संशय नहीं है विभाग को, उनके भी तुरंत दाखिलों के लिए कमेटी गठित करने का बताया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।